नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र और खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, आपकी बचत से, आपकी आमदनी से, आपके खर्च से, आपकी नौकरी से, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें जिनको तवज्जो तरजीह नहीं दी जाती है दरअसल न्यूज़ चैनल्स पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं, सीधे खबर जो आपसे जुड़ी, न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार मेरे सहयोगी रह चुके हैं, सिद्धार्थ जराबी जुड़ चुके हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबरों में आरबीआई ने रेट कट्स और कर दिए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये, और हमने 2 दिन पहले, आप ही थे शो में और हमने चर्चा की थी और एक ही अखबार ने वो खबर कैरी की थी कि 6 रेटिंग एजेंसीज -5 से -7% की विकास दर का आकलन कर रहे हैं और सरकार तब तक कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन कल शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर, देश के सामने आए और आज की वो सुर्खियां भी हैं कि इस छमाही में, पूरे साल की बात नहीं कर रहे हैं, इस छमाही में हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट हो सकती है। तो ये कितना बड़ा चिंता का सबब है, इस पर हम बात करेंगे। रेट कट्स और हो गए हैं, रिपो, रिवर्स रिपो हम दर्शकों को लगातार समझा रहे हैं, उसमें और कटौती कर दी गई है। तो इसका क्या असर पड़ेगा? लिक्विडिटी, तरलता तो पहले ही बढ़ी हुई थी, और बढ़ाने के मायने क्या हैं? और साथ ही साथ जो आप ईएमआई दे रहे थे, आप ही नहीं, जो कंपनियां भी दे रही थी, 3 महीने का एक मॉरेटोरियम, आपको एक छूट मिली थी। हालांकि ये चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मूल पर ब्याज तो देना होगा, बाद में भी देना होगा, लेकिन 3 महीने की छूट थी, अब 3 महीने छूट और बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ खबरें हैं। इसके अलावा हवाई सेवा शुरू हो रही है परसों से, 25 तारीख से, सोमवार से। लेकिन अब इसमें क्या क्वारंटीन पीरियड नहीं होगा? आरोग्य सेतु ऐप अब मैंडेटरी नहीं होगी क्या? तो ट्रेन, बस, बाकी लोग घर जाएं उनके लिए अलग पैमाने, जो हवाई यात्रा करें उनके लिए अलग पैमाने। और एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबर जिस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है वो ये कि कुछ लोगों ने, और इसमें बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, लेफ्ट ऑफ द सेंटर वाले हैं, अब वो ये मांग कर रहे हैं कि संकट काल है, संक्रमण काल है, सारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो निजी प्रॉपर्टी है, उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। तो हम स्टालिन के वक्त में जो रशिया होता था, रूस होता था, उस ओर भी जाने की अब लोग मांग करने लगे हैं क्या? तो पहली खबर सिद्धार्थ, हमारी अर्थव्यवस्था, जिस पर अभी कुछ दिन पहले, 20 दिन बीते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था अच्छी है, लेकिन अब सरकार को शायद समझ आ रहा है, अब आरबीआई के गवर्नर भी मान रहे हैं, हमारी विकास दर अब माइनस में जाने वाली है। दर्शकों को थोड़ा इसके मायने समझाइए। देखिए संदीप जी, ये जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बात कही है, ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीरता से लेने वाला विषय है और इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंभीर विषयों पे, आर्थिक विषयों पे जब राजनीति होती है तो जो उसके कारण दर्द हो रहा है लोगों को, वो दब जाता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर द्वारा जो ये स्टेटमेंट दी गई है, ये शायद पिछले 40 वर्ष, यानी एक पूरी एक पीढ़ी जो हमारे भारतीयों की है, उन्होंने किसी रिजर्व बैंक के गवर्नर या किसी वित्त मंत्री से इस प्रकार की भाषा पिछले 40 वर्ष में नहीं सुनी। बिल्कुल, 1979-80 में हमारी विकास दर गिरी थी, ऐसे शून्य से नीचे चली गई थी। ये 41 साल में पहली बार हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और ये गंभीर क्यों है? क्योंकि अगर आप 17 अप्रैल, अभी जो 5 सप्ताह लगभग हुए हैं, तब रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर की जो इसी प्रकार की एक प्रेस वार्ता थी जिसमें उन्होंने और कदम लिए थे, अगर उसमें देखें तो उसमें उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की ग्रोथ एस्टिमेट का हवाला दिया था 7.2%। बिल्कुल, वो आरबीआई का एस्टिमेट नहीं था, ना भारत सरकार का एस्टिमेट था। भारत सरकार जो ग्रोथ का एस्टिमेट देती है वो एक बार बजट में दिया जाता है, वो भी हमें जानकारी है क्या है। अब आप देखिए 5 सप्ताह में क्या हुआ। पहला प्रश्न ये उठता है कि 5 सप्ताह में क्या 7.2% को, जिसे आरबीआई की एक डॉक्यूमेंट में साइट किया गया, और वहां से नेगेटिव यानी 7.2% और कम से कम 1.0 से नीचे जाने का
7.3% की गिरावट हुई है क्या? तो ये स्टैटिस्टिकल एक जाल है जिसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं नहीं, जाल में देखिए, आपने बहुत अहम बात कही कि 7.2 थी, माइनस मान लो तो 7.3 का तो गोता है। पर हमने जो परसों खबर की चर्चा की थी उसमें चाहे बर्नस्टीन हो, गोल्डमैन सैक्स हो, नोमुरा हो, आईसीआरए हो और एसबीआई भी, और आपने ये पॉइंट रेज भी किया था, बाकी तो सब -5 -7 कह रहे हैं। मतलब गोता 12 से 13% का होगा, जो आकलन 17 अप्रैल को दिया गया। और एसबीआई भी 4.25%, -5.25% कह रहा है। बिल्कुल। अब इसमें से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज बढ़ के कही है, जो उन्होंने कहा कि सेकेंड हाफ, यानी ये 6 महीने छोड़ के जिन्हें हम 1 अप्रैल से गिनती शुरू करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने से उनका ये मानना है कि ग्रोथ वापस आएगी। यानी जब 6 महीने, और अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक डेफिनेशन समझें संदीप जी, तो 2 क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ माइनस कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू रिसेशन। दुनिया भर में जब किसी भी इकोनॉमी में 2 तिमाहियों के लिए अगर नेगेटिव ग्रोथ रहती है तो उसको रिसेशन कहा जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने बड़े संयम से, बड़े एक प्रकार से कॉशियस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देश के सामने एक खतरे की लाल झंडी, मतलब आरबीआई गवर्नर ने पहली बार यह मान लिया है हम मंदी के दौर में आ गए हैं। कोरोना से पहले भी जो चर्चाएं होती थी ना सिद्धार्थ, और बीजेपी के तमाम लोगों को आप बुलाइए, वो कहते मंदी क्या है, मंदी की परिभाषा पर बड़ी देर बहस हो जाती थी, मंदी कोई मानने को तैयार नहीं था। जी, 1 अप्रैल जो ये लॉकडाउन हुआ, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये अप्रत्याशित लॉकडाउन था। तो मैं ये मानता हूं कि लॉकडाउन से जो कंप्लीट प्रोडक्शन 97-98% हर क्षेत्र में बंद हो गई, ये इसका परिणाम है। यानी जान के नहीं किया गया। नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। देखिए सिद्धार्थ, ये बड़ी समस्या है। बीजेपी के जितने प्रवक्ता आते हैं, अरे भाई कोरोना, ये संक्रमण काल सरकार थोड़ा लेकर आई है, ये वैश्विक महामारी है, सरकार का इसमें हाथ नहीं। पर सवाल यह है कि भाई आप निवारण क्या करेंगे? सरकार है ना, हल निकालने का काम सरकार का है। तो सरकार के प्रवक्ता जितने आते हैं वो ऐसे लगता है कि वो दिल पर ले जाते हैं कि हम थोड़ा कोरोना लेके आए हैं। भाई कोई थोड़ा कह रहा है आप कोरोना लेकर आए हैं। खैर संदीप जी, सरकार और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता वो अपना काम जाने, आप और मैं अपना हमारा काम सवाल पूछना है। और जो बात आप कह रहे थे, देखिए प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो कैपिटल गुड, और ये सब शक्तिकांत दास के फिगर्स हैं, 36% का गोता खाया है। इंपोर्ट्स में 57.5% का झटका लगा है। स्टील कंजम्पशन, और ये बहुत बड़ा पैमाना है डिमांड के लिए भी, और हमारे एक्सपोर्ट्स तो लगभग 61% बंद हो गए। बिल्कुल, और स्टील 91%। ज्वेलरी देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी देखें संदीप जी, बात आपकी काट रहे हैं, जो हमारे बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का आइटम है, उसमें 96% की डिक्लाइन हुई है। तो ये मतलब जो पहिया है, अब जो एक और जो चीज की है, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। आरबीआई गवर्नर ने नेगेटिव विकास दर की तो बात कर दी, अब रीपो रेट 0.4% और घटा दिया गया, रिवर्स रीपो भी घटा दी गई। यानी कि बैंकों को कहा जा रहा है आरबीआई के सहारे मत रहो, आरबीआई से ब्याज कमाने की कोशिश मत करो, अपने फंड्स आरबीआई में पार्क मत करो। ये तो पहले भी हो रहा था। अब और पैसा जो डाला जाएगा इकोनॉमी में, तरलता और आ जाएगी, उससे क्या डिमांड पिक कर पाएगी? जो आपने सेक्टर्स का जिक्र किया है, ये और पैसे देने के मायने क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपका उत्तर देने से पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, और वो हमने अभी बात कर रहे थे कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें ये ध्यान करना पड़ेगा, ये सरकार के 20 लाख करोड़ की पैकेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसलिए कई लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मानता है कि जो 20 लाख करोड़ की पैकेज है उससे ग्रोथ वापस आएगी या नहीं आएगी? क्या उनके मन में संदेह है? शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न पे अगली बारी और क्लैरिटी देगा। जहां तक आपने रेपो रेट की, इंटरेस्ट की रेट की बात की, मैं उसको एक बड़े साधारण तरीके से प्रयास करूंगा समझाना। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दिनों में, गर्मी के दिनों में, कई हम लोगों का मन किया होगा कि हम बढ़िया सी कोई आइसक्रीम खाएं।
किसी पार्लर में जाएं। मेरा कल रात जेब को ही भरा मन कर हुआ रहा था, बड़ी गर्मी थी ना कल, बड़ा गर्म दिन था, रात को मैं और मेरा बेटा 12 बजे तो हम परेशान हो रहे थे, अब 12 बजे कहां से मिलेगी। जेब भरे हुए थे। अभी तो शायद कहीं पे अभी मुझे भी नहीं दिखी है, बट मान लीजिए 15 दिन पहले की बात करें, जेब भरा हुआ था पैसे से, दनादन 500 2000 के नोट, आप जितना मर्जी चाहें उसको खर्चना चाहें। आप पूरे भारतवर्ष में भी अपनी जेब नोटों से भरी हुई लेके भी जाते तो आपको एक आइसक्रीम का टुकड़ा नहीं मिलता। करेक्ट। लिक्विडिटी का जो आपने रेफरेंस दिया, आज इकोनॉमी में यही स्थिति है। लोगों के पास पैसा है, माल नहीं बन रहा। जिसने माल बनाया हुआ है उसके पास खरीदार नहीं है। जिनके पास अभी तनख्वाह और नौकरी चल रही है वो डर के मारे आगे क्या होगा उस पैसे को बचा के बैठे हुए हैं। तेल, नमक, चावल, आटा, सब्जी, थोड़ा बहुत अगर अंडा, मांस, मच्छी खाने वाले हों उतने पे खर्चा कर रहे हैं। कोई गाड़ी पे, टैक्सी पे इस प्रकार का खर्चा नहीं कर रहा है। आपको मैं एक चीज का रेफरेंस देना चाहूंगा, शायद आपकी जानकारी में और हमारे दर्शकों की जानकारी में होगा। ऑल इंडिया एक संस्था है ट्रकर्स की, उन्होंने एक एडवाइजरी कल निकाली है और उन्होंने अपने मेंबर्स को कहा है नई ट्रक नहीं खरीदना। हाँ, ये खबर मैं लेना चाह रहा था, ये खबर आई हुई है आज। जी जी जी। वो कह रहे हैं कि भैया कहां से लें, वो ऑर्डर्स जो बुक भी करा रखे थे कि हमें ये ट्रक लेने हैं, वो लेने को तैयार नहीं है। जी जी, वही आइसक्रीम वाली बात है, वही आइसक्रीम वाली बात तो पर ये जो हेडलाइन बनती है, देखिए एक हेडलाइन क्या है, रिटेल एमएसएमई लोन सेट टू बी चीपर। अब भाई रिटेल के लोन या एमएसएमई लोन सस्ते हो जाएंगे, आपकी बात, ये जो आइसक्रीम वाला बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपने दिया है। लोन लेगा कौन, या लेने के लिए कतार लगी हुई है क्या? जी, कल रात को, देर रात को, और अगर हमारे प्रोड्यूसर्स, आपके प्रोड्यूसर्स इसको अभी तुरंत निकाल पाए तो ट्विटर पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, उन्होंने 3-4 ट्वीट, 5-6 ट्वीट डाले हैं कल रात को वित्त मंत्री जी की जो बैठक हुई थी बैंकर्स के साथ उसके संदर्भ में। और आप उसमें और उससे पहले वाले ट्वीट्स में ये देखेंगे कि लगातार सरकार, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का इंचार्ज है एक प्रकार से, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोन्स को सैंक्शन किया गया है। संदीप जी, मैं जिम्मेवारी से ये विषय उठाना चाहता हूं और हमारे दर्शकों को ये जानकारी होगी क्योंकि पत्रकारों से ज्यादा तो पब्लिक समझती है। सैंक्शन डज नॉट मीन डिसबर्सल। यस, दो टर्म्स होती हैं। सैंक्शन यानी एक कागज पे लिख दिया गया है कि आपको 30 लाख का लोन एक घर के लिए दिया जाएगा। डिसबर्सल मींस जब आपने उस घर को खरीदा, वो दस्तावेज बैंक को दिए, सारी आपने वेरिफिकेशन करवा ली, एंटीसीडेंट्स चेक हो गए, उसके बाद बैंक पैसा रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड डिसबर्सल। कई लोग, पत्रकार लोग भी वित्त मंत्रालय से ये जानकारी लेना चाह रहे हैं बड़ी विनम्रता से कि आप हमें ये बताइए कि डिसबर्सल कितने हुए हैं। क्योंकि जो विषय असलियत में तब पता लगेगा कि इस इकोनॉमी में एनिमल स्पिरिट्स वापस आए हैं कि नहीं, जब डिसबर्सल होगा, यानी हाथ में एक्चुअल जेन्युइन पैसा आएगा लोगों के। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं सिद्धार्थ, खर्चा करेंगे। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं। कोरोना काल से पहले ही मैंने एक फ्लैट बुक कराया था, मैंने लोन अपना सैंक्शन करा लिया, लेकिन मैं तब भी श्योर नहीं था और मुझे संकेत कुछ अलग मिल रहे थे। तो मैंने वो लोन, मतलब अप्रूवल तो हो गया, सैंक्शन हो गया, उसका डिसबर्सल कराया ही नहीं। मैंने अपनी वो ईएमआई स्टार्ट नहीं कराई। अब मुझे लगता है मैं अपनी पीठ थपथपाता हूं कि ठीक किया, मैं नहीं लूंगा, वरना मेरा तो जितने का है माल, जितने का खरीद रहा था उससे तो आधा हो चुका है ऑलरेडी। जी, इसीलिए मैं ये मानता हूं संदीप जी, और इस कार्यक्रम द्वारा, आप द्वारा ये मैं विषय उठाना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय को बैंक्स पे ये सच्चाई उनसे लेनी चाहिए और बैंक्स की मैनेजमेंट जो एक प्रकार से इस विषय पे पूरी हकीकत नहीं बयान शायद कर रही है, उनको फोर्स करना चाहिए कि आप हमें सैंक्शन नंबर नहीं बताएं, आप हमें डिसबर्सल का एक्चुअल नंबर दें। क्योंकि उससे सही तस्वीर सामने आएगी। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, प्रेशर डाल रही है। रिजर्व बैंक ने बार बार कहा है, जिसे आपने एक शब्द सुना होगा संदीप जी, ट्रांसमिशन ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट। यस यस, बैंक्स पे ये पर
हकीकत यह है कि हमारे बैंक्स अभी पैसे पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। बैंक्स डरे हुए हैं। जो 3 महीने की और लोन्स को डेफरमेंट दी गई है, मॉरेटोरियम दिया गया है, उस पे रिजर्व बैंक ने उनको प्रोविजनिंग का रिलीफ नहीं दिया है। नहीं, इसलिए उसके अंदर भी खेल है। आपने ट्रकर्स एसोसिएशन का जो जिक्र किया उस खबर में तफसील से उनके प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं कि भैया आपने हमें दे भी दिया कि 3 महीने का मॉरेटोरियम था, अब 3 महीने और, मतलब हमारा मूल तो खड़ा हुआ है, ब्याज तो लग रहा है ना, वो 6 महीने बाद देना होगा। जी तो जी हमें कुछ जी कुछ राहत देने के बजाय ये थोड़ा कि टर्म लोन में आपने कन्वर्ट कर दिया, हमारा जी पीछा थोड़ा छूटेगा अभी लोन से। and Sandeep ji, I am reminded of that English saying that death and taxes, और मैं उसमें ब्रैकेट में इंटरेस्ट जोड़ देता हूं, death, taxes and interest are always payable. So शायद ये एक प्रकार से जो स्थिति है, आपने सही कहा कि इंटरेस्ट का बर्डन लोगों पे बड़ा है। हालांकि कल उसे कन्वर्ट कर दिया गया, एक मुश्त में नहीं लिया जाएगा मॉरेटोरियम के पीरियड के बाद, उसको स्टैगर्ड आपकी ईएमआई में पेंडिंग इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो गया। आपकी ईएमआई की अवधि बढ़ जाएगी ना, 60 ईएमआई थी वो 70-75 हो जाएंगी। वो चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में तो फंसोगे ना। टाइम इंस्टॉलमेंट्स का नंबर भी बढ़ सकता है एंड द बेसिक अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट कैन आल्सो गो अप। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल जो ये है ना, ये रेट कट्स जो कर दिए हैं, अब इसके 2 pronged कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सिद्धार्थ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक तो ये है कि भाई अब ब्याज दरें घटा दी हैं आरबीआई ने, रिपो, रिवर्स रिपो, ये सब चीजें घट गई। तो अगर मैं बैंक में सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करता हूं तो मुझे अब ब्याज कम मिलेगा। ये तो सीधा एक कॉन्सिक्वेंस है। एक कॉन्सिक्वेंस ये भी कि मेरी ईएमआई भी कम होनी चाहिए। और अब कह रहे हैं कि भैया आपकी होम लोन तो अब भारत के इतिहास में सबसे कम हो जाएगा, 7.4 से 7% तक भी आ सकता है। पर ये ईएमआई में जो मुझे राहत मिलती है, ये कन्वर्ट होने में मुझ तक आते आते 2-4 महीने लग जाते हैं और बाद में मैं फिर फंस जाता हूं, मुझे पता ही नहीं लगता ईएमआई में मुझे छूट कितनी मिली है। पर एफडी में, सेविंग्स में मुझे साफ पता लगता है कि मुझे कम ब्याज मिल रहा है। संदीप जी, लेट अस ब्रेक दिस अप इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि आप 2 विषय उठा रहे हो। एक है कि हमारी कमाई, हमारे डिपॉजिट्स, चाहे वो सेविंग्स डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स हो, इसका परिणाम आपको ये भी समझना चाहिए, और लोग इसको इग्नोर करते हैं। स्मॉल सेविंग्स जो हैं पोस्ट ऑफिस में, किसान विकास पत्र और उस टाइप की कई जो है, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। इसका आपके ईपीएफ पे, प्रोविडेंट फंड पे भी इंपैक्ट आता है। तो पहले हम विषय उठाते हैं, आपने जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कहा, उन जिनका फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन हो होम्स पे, उनके लिए संभवतः उनकी ब्याज दर घट सकती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट वालों के लिए नहीं घटती है लीगली। दैट इज नंबर 1। सेकंड, हमने पिछले 2-3 वर्षों में देखा है, जो रिजर्व बैंक ने लगातार अब 8वीं बारी इंटरेस्ट रेट कट की है, ये पास ऑन नहीं किया जा रहा है एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को। एग्जैक्टली ये दिया जाता है न्यू बोरोवर्स को। बट बात तो वहीं आ गई, आपने घर नहीं खरीदा, मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाया, लोग टमटम गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, ट्रकर एसोसिएशन ट्रक नहीं खरीद रही है, तो लोन लेगा कौन? अब एक और खबर, और ये खबर किसी अखबार में, किसी प्लेटफॉर्म पर ये अभी आई नहीं है, खबर के तौर पर जानकारी है, और ये बड़ी दिलचस्प भी है और बड़ी खतरनाक भी है। अभिजीत सेन जाने माने अर्थशास्त्री हैं, रामचंद्र गुहा जाने माने इतिहासकार हैं, योगेंद्र यादव, ये तमाम लोग, और मैंने शुरुआत में जो कहा लेफ्ट ऑफ सेंटर, वो इस कोरोना काल, संक्रमण काल में मांग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। मतलब संकट काल में क्या हम अथॉरिटेरियनिज्म, स्टैलिनिज्म की तरफ, किस तरफ जाने की बात कर रहे हैं? ये मेरी खबर मेरे जहन में पूरी तरह से उतर नहीं पा रही है। सिद्धार्थ, संदीप जी, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, और मैं यही कहूंगा, जो हमने पहले भी अभी शो के शुरुआत में ये बात की, कि इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसपे बाईपार्टिजन कंसेंसस होना चाहिए, और एक प्रकार से लोगों का पेट भरे, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जात कोई भी हो,
उसके स्किन का कलर भी हो, पेट तो सबको भरना पड़ता है। इकोनॉमी पेट भरने का माध्यम है, ग्रोथ का माध्यम है, गरीबी से अपने आप को निकालने का एक माध्यम है। ये एक यूनिवर्सल सत्य है। आज तक मुझे नहीं पता कि इसमें कोई और सत्य आ पाया है। जब ये लोग, और मैं इनको मिसगाइडेड कहता हूं, और मैं ये भी कहूंगा, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, कि इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये इनको इतना एक प्रकार से पागल कर देती है कि इतने पढ़े लिखे रिस्पॉन्सिबल लोग, जानकार व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति इस प्रकार की भाषा, और एक सेंटेंस ही हो उस प्रेस रिलीज में, क्लॉज 7.1 का जो आपने हवाला दिया, अगर उसको पढ़े तो जो, मान लीजिए उन्होंने अच्छी सजेशंस दी भी हो, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हर भारतीय का है, वो होना चाहिए। जब आप ऐसी ऊल जलूल बकवास, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बात करते हैं, तो आम जनता का भी ऐसे व्यक्तियों पे विश्वास उड़ जाता है। रामचंद्र गुहा जी ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं जितनी आप में शायद पढ़ ना पाए अपने जीवन में। योगेंद्र यादव ने आपके साथ कितनी बारी सेफोलॉजी के शो किए होंगे, मुझे इसकी आपको शायद कुछ संख्या नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोग जब इस प्रकार की बातें कहते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है, और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, where is that opposition in this country which can talk about public welfare without politics, which can raise the issues of the masses? आम आदमी की बात कैसे करेगा? आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल भी आज सबसे पहला काम लॉकडाउन उठाने से पहले भी दारू की दुकान खोलने का करते हैं। तो इस प्रकार की जब हमारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो तो हमारे लिए एक अंधकार का वातावरण है। बिल्कुल। और ये तो देखिए, इसमें सामाजिक तनाव बढ़ेगा। जर जोरू जमीन, बहुत पुरानी कहावत है। लड़ाई के 3 मुख्य कारण यही होते हैं, जर, जोरू और जमीन। और आप प्राइवेटाइज करने की बात करेंगे तो कहीं आप उल्टी राह पर तो नहीं जा रहे। एक और खबर आ रही है, जो ये संकट काल, संक्रमण काल में ना फैंटास्टिक जो आइडियाज आते हैं। अब एक और आइडिया ये सरकार की तरफ से आ रहा है, सिद्धार्थ। कैलेमिटी सेस ऑन जीएसटी, प्लान ऑन गवर्नमेंट टेबल टू टाइड ओवर द कोविड क्राइसिस। मैं जीएसटी को घटाने की मांग हो रही है कि 50% तक ले आओ, 6 महीने छूट दे दो, 50% जीएसटी लो। और यहां पर सरकार कह रही है एक सेस और लगा दो, एक मौका और मिला है, 5% वाले स्लैब में तो नहीं, बाकी 4 स्लैब पे सेस और लगा दो। ये भी अपने आप में एक फैंटास्टिक आइडिया है। जी बिल्कुल। और संदीप जी, इसमें मैं एक एडिटोरियल संशोधन अगर आपकी बात में कर पाऊं, इफ यू परमिट मी, कि मैं ये कहूंगा कि हमें हमारे जीएसटी की हर चर्चा में एक शब्द प्रयोग करना चाहिए, सरकारें, इन प्लूरल, बिकॉज जीएसटी इज बोथ अ सेंट्रल एंड स्टेट। एंड हम ये जानते हैं कि सेंटर के पास चाहे वीटो हो भी, अभी तक वीटो शायद इस्तेमाल नहीं हुआ है। कई दर्जनों बैठकें हो गई हैं जीएसटी की। जो आपने कैलामिटी सेस की बात की, तो उसमें एक बड़ा आपने बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन उठाया कि जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस देश में लागू किया तो स्टेट्स ने जोर लगा के, सबने मिलके एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का स्ट्रक्चर बनाया। जो जीएसटी इज एन एनिमल जिसको 24, 25, 30 लोगों ने अलग अलग पार्ट जोड़ के बना दिया। और जो अगर हमने वो पिक्चर देखी हो या वो कहानी पढ़ी हो, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, तो ये एक प्रकार का फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की एक्सपेक्टेशन जीएसटी और महाराष्ट्र की एक्सपेक्टेशन जीएसटी से बड़ी विपरीत है। महाराष्ट्र इज अ प्रोड्यूसिंग स्टेट, जेएंडके इज अ कंज्यूमिंग स्टेट। कैलामिटी सेस, मेरा यह मानना है कि सारे सेस एक बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि जीएसटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि सब टैक्सेस को मिला दीजिए और लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी दीजिए, रेट्स को कम रखिए, कंप्लायंस बढ़ाइए। अनफॉर्चुनेटली अल्कोहल को बाहर रखा गया है, रियल एस्टेट ड्यूटीज को बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम डीजल को, एविएशन मोटर स्पिरिट को बाहर रखा गया है, और ऊपर से ये सेस लगाने से जीएसटी का जो बेसिक आधार था, गाइडिंग प्रिंसिपल था, उसी पे सवाल उठा। और मैं ये मानता हूं कि ये कैलामिटी सेस सरकार, केंद्र सरकार को अपोज करना चाहिए। मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा। और मैं ये कहूंगा कि जो बड़े स्टेट्स हैं उनको इस समय पे बोरो करना चाहिए ज्यादा,
जिसके लिए केंद्र ने छूट भी दी है उनको, और कैलामिटी सेस या इस प्रकार के सेस और सरचार्ज नहीं लगाने चाहिए। दिस इज रेट्रोग्रेड टैक्सेशन एंड इससे हमारे वित्तीय ढांचा को बहुत बुरे परिणाम लेने पड़ेंगे आने वाले वर्षों में। आखिरी सवाल, ये दरअसल हो क्या रहा है ना, सेस राष्ट्रभक्ति के नाम पर आजकल नेशनलिज्म का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि देशभक्ति के नाम पर देखिए संकट काल है, थोड़ा सा पैसा और दे दो। ये देशभक्ति का तकाजा देकर आपकी जेब से पैसे निकलवाने के भी तरीके निकाले गए हैं। आखिरी खबर, और ये भी बड़ी अहम खबर है, परसों से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, बुकिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, और बड़ा सरप्राइजिंग है, दिल्ली पटना रूट पर सबसे तेज़ बुकिंग हुई है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, आप वैसे जाएं, अपने घर, अपने गांव, अपने राज्य, अपने मूल क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ आपको क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर फ्लाइट्स के ज़रिए आप जाएं तो कहा जा रहा है कि अब बुजुर्ग भी जा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप आप प्रेफरेबल है कि आप उसका इस्तेमाल करें, बट मैंडेटरी नहीं है। और क्वारंटीन को लेकर भी अब रिलैक्स करने की बात की जा रही है। हालांकि जो क्वारंटीन प्रोटोकॉल ऑन लैंडिंग है, केरला में 14 दिन घर पर रहिए, हरियाणा में गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, वहाँ का प्रशासन कहता है 14 दिन घर पर रहिए, असम में 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल संस्थागत और 7 दिन घर पर, यूपी में 14 दिन घर पर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब हवाई यात्रियों के लिए अलग पैमाने बना दिए जा रहे हैं क्या? ये क्वारंटीन के नियम भी अलग अलग क्लास डिवीजन हो जाएंगी इसमें? आपने सवाल अच्छा पूछा, बट उससे पहले बस एक ये बात कहूंगा कि देश के लिए अगर जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो वो भी कोई कम नहीं है। हर भारतवासी इस चीज पे अड़ग है। आपने जो प्रश्न पूछा हवाई जहाज के बारे में, इसमें बड़ी अच्छी आपने डिटेलिंग बताई, क्योंकि मुझे ये जानकारी थी कि आसाम में 14 दिन का होम क्वारंटीन है। आपने जो ये एक सप्ताह वाली बात बताई, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से स्टेट्स घबरा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। इन्फेक्शन फैल चुका है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब इन्फेक्शन पहुंच चुका है। बिहार एक उसका उदाहरण है, बाकी स्थान भी उसके उदाहरण है। मेरा ये मानना है कि क्वारंटीन सबको रहना पड़ेगा, होम क्वारंटीन 14 दिन के लिए। अलग अलग स्टेट्स इस पे अलग अलग मापदंड मान रहे हैं, ये सही नहीं है, इसको यूनिफॉर्म रखना चाहिए। और देखिए, हवाई जहाज के लोग क्यों क्वारंटीन से बचें, जब ट्रेन से जाने वाले, पैदल जाने वाले, मोटरसाइकिल पे जाने वाले, और जिन्होंने अपने परिजनों को अपने कंधे में बिठा के ले गए हैं बच्चों को, तो उनके साथ अगर 14 दिन होम का क्वारंटीन है तो जहाज वाले कोई ऊपर से थोड़ी उतर के आए, सरकार के पर लगे एक समान 14 दिन का क्वारंटीन। जी संदीप। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था उनके सुरखाब के पर लगे हैं क्या? क्लास डिवीजन की बात मैंने इसीलिए पूछी सिद्धार्थ। बिल्कुल 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 नहीं लगे हैं। और इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी संदीप जी, अगर हम देखें जिस प्रकार की डिमांड है, और आपने बहुत अच्छा दिखाया कि एक शायद दिल्ली पटना रूट की आपने मेंशन की, हाँ। जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। दिस इज जस्ट पेंट अप डिमांड। ये लोग फंसे हुए हैं, घर जाना चाह रहे हैं, परिवारों के पास जाना चाह रहे हैं, बाकी मुसीबतें हैं, और या एक इमोशनल एक प्रकार से अपने परिवार के साथ निकट रहने का एक फीलिंग है। मेरा ये मानना है कि जब ये एक बारी हो जाएगा और 14 दिन का क्वारंटीन होगा, तो फिर कुछ समय बाद ये डिमांड काफी लेवल से गिर जाएगी। और क्योंकि सरकार ने फेयर्स को रेगुलेट भी किया है, जो खुद ही 1994 के बाद एक बारी पहली बारी ऐसे रेगुलेशन लाई गई है, जो एक प्रकार से आवश्यक स्थिति है ऐसे समय पे, ऐसे महामारी के समय पे। तो क्वारंटीन को लेके सभी स्टेट्स को यूनिफॉर्म अप्रोच रखनी चाहिए। कोई भी हो, 14 दिन का होम क्वारंटीन इस समय पे अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। आज की अहम खबरें जो आदमियों से जुड़ी हैं, आम आदमी से जुड़ी हैं, उनको सरल सादी भाषा में समझाने के लिए, और आपने वक्त निकाला इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।